कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो होती है वो प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज नहीं होती है, बल्कि उनका काम ये होता है कि हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनको एसेंशियल सर्विसेज दे, और वो काम करते हैं उस मेंबर से लिए हुए मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर। तो कई बार ऐसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि सोसाइटीज में बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका सालों साल मेंटेनेंस या सर्विस चार्जेस का डिफॉल्ट होते रहता है। ऐसे सिचुएशन में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के पास कैश का क्रंच हो जाता है, और उनको जो सारी सर्विसेज देनी है वो देने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे सेक्रेटरीज हमें कंसल्ट करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या हम पानी की जो सुविधा है वो बंद करें, या ऐसा कुछ इसेंशियल सर्विस जो सोसाइटी दे रही है वो क्या हम डिफॉल्टिंग मेंबर को ना दे। तो इसमें देखिए, ये ऐसी चीज हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या मैनेजिंग कमेटी के उल्टे आ सकती है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, और वो खुद ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या सर्विस डेफिशिएंसी कर रहे हैं। इसके लिए उनके अगेंस्ट ही कोर्ट केस या लीगल एक्शन हो सकता है। उसके बदले सोसाइटी क्या कर सकती है कि वो लीगली कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, हर एक स्टेट का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ होता है, बाई लॉज होता है, उसके अंडर रिकवरी कर सकते हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो सेक्शन 101 के अंडर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस हो सकता है। मगर क्या देखा गया था कि 101 में जो रिकवरी है उसके लिए बहुत टाइम लगता था, इसलिए हाल ही में 2019 में एक नया सेक्शन 154B29 ये इंसर्ट किया गया है एमसीएस एक्ट में, और उसके तहत रिकवरी जो है मेंटेनेंस की वो काफी आसान हो गई है। रिकवरी प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। देखिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो इसमें जितना हो सके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से या रिक्वेस्ट से अगर बातें बनती है तो सबसे अच्छा है। मगर अगर सोसाइटी को या मैनेजिंग कमेटी को लगता है कि इस तरीके से रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली उनको लीगली मेंटेनेंस रिकवर करना चाहिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये होता है कि अगर कोई मेंबर जो है वो काफी दिनों से अगर मेंटेनेंस नहीं भर रहा है और काफी टाइम से अगर उसका डिफॉल्ट होते जा रहा है, और सोसाइटी का आमतौर पे पाया जाता है कि उन्होंने उनको लेटर्स लिखे होते हैं, फॉलो अप किया होता है, ईमेल्स जाते हैं, या सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में एक लिस्ट दी जाती है कि जिसमें कौन कौन से डिफॉल्टर मेंबर्स है और उनका कितना अमाउंट है, और उसमें टाइम वगैरह दिया जाता है। तो ये स्टेज सारा जब खत्म हो जाता है तो सोसाइटी को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले एक रिजोल्यूशन बनाना चाहिए, और उस रिजोल्यूशन में जो मेंबर्स ने डिफॉल्ट किया है वो सारे मेंबर्स का जो है वो नाम लिखना चाहिए कि इनके अगेंस्ट अभी हम लीगली एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। और उसके बाद उनको, उस डिफॉल्टिंग मेंबर्स को एक डिमांड नोटिस इशू करनी है। उस डिमांड नोटिस के साथ एक या दो रिमाइंडर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उनको दे सकती है। डिमांड नोटिस देने के बाद 3 महीने का जो एक टाइम पीरियड है उसमें लिखा गया है कि 3 महीने तक आपको ये अमाउंट जो है वो सोसाइटी को भरना है। ये एक्ट के हिसाब से है। 3 महीने में अगर उस मेंबर का अमाउंट नहीं आता है, वो पेमेंट नहीं करता है, तो उसके बाद सोसाइटी जो है वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके एक ऑफिशियली कंप्लेंट कर सकती है। उसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, कुछ कोर्ट फीस होती है, वो कोर्ट फीस पे करके, और उनके पास जो भी उस मेंबर का डिफॉल्ट का जो भी एक रिकॉर्ड या एविडेंस रहेगा, जो कि एक लेजर हो सकता है जिसमें सारे डिफॉल्टिंग मेंबर्स, उनका कितना अमाउंट है, वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके ये केस जो है वो डीडीआर के ऑफिस में फाइल कर सकती है। देखिए, ये केस फाइल करने के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डीडीआर या डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑफिस जो होता है वो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। यहाँ पे सोसाइटी या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स खुद भी अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्रार लेवल पे जब ये कंप्लेंट आ जाता है तो उसके बाद रजिस्ट्रार जो होते हैं वो अपोजिंग पार्टी जो है, जो डिफॉल्टिंग मेंबर्स है, उनको नोटिस इशू करता है। उसके बाद वो खुद अपियर हो सकता है या उनके लॉयर के साथ अपियर हो सकते हैं। फिर रजिस्ट्रार जो होते हैं वो दोनों साइड के एफिडेविट्स सबमिट करके ले लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और देखते हैं कि जो भी कंप्लेंट आया है उसमें कितना सब्सटेंस है, कितनी सच्चाई है,
और वो जो कंप्लेंट है उसको बैकअप करने के लिए क्या कंप्लेनेंट जो है या सोसाइटी जो है जिन्होंने ये केस फाइल किया है, क्या उनके पास कुछ एविडेंस है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, उन सारी चीजों का वेरिफिकेशन हो जाता है, दोनों पार्टीज का आर्ग्यूमेंट होता है, और ये सारा हियरिंग आर्ग्यूमेंट का राउंड खत्म होने के बाद रजिस्ट्रार जो है वो डिसीजन दे सकता है। अगर रजिस्ट्रार पाता है कि इस मेंबर ने डिफॉल्ट एक्चुअली किया है तो एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होने के बाद उसका जो आगे का काम है वो सेल ऑफिसर करता है। रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद रिकवरी ऑफिसर जो होता है वो एक डिमांड नोटिस इशू करता है और वो सेल्स ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जाता है। फिर सेल्स ऑफिसर जो होते हैं वो उस मेंबर के जो प्रॉपर्टी है उस सोसाइटी के प्रीमाइसेस में वहां विजिट करते हैं और उनके फ्लैट में उनके जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह रहेंगे उन सारी चीजों की एक इन्वेंटरी करते हैं और उसकी कॉस्ट या वैल्यूएशन निकालते हैं। और वो कॉस्ट और वैल्यूएशन जो भी होता है वो अगर रिकवरी अमाउंट जो है वो रिकवर करने के लिए अगर सफिशिएंट है तो वो चीजें बेच के वो अमाउंट सोसाइटी को दिया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी देखा गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से अगर रिकवरी अमाउंट सेटिस्फाई नहीं हो गई है तो वो फ्लैट ही जो है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका ही ऑक्शन करके सेल करके वो अमाउंट जो है वो रिकवर किया जा सकता है। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है स्टेप बाय स्टेप पहले कोऑपरेशन से, उसके बाद डिमांड नोटिसेस, रिमाइंडर्स, इस तरीके से लीगली अपना जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। और इसमें लिमिटेशन फॉलो करना, टाइम पे स्टेप्स लेना किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।